नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध छिड़ गया है। इजरायल ने गजा पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। इजरायल के इस हमले के साथ ही दोनों देशों में लागू युद्ध विराम खत्म हो गया है। जिस गजा को दोबारा बसाने की बात कही जा रही थी, अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक इसके लिए बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन एक बार फिर वहां तबाही मच गई है। तो गजा पर बरसा इजरायल का कहर, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। राष्ट्रपति जिनपिंग का बड़ा एक्शन, चीन में बड़े पैमाने पर हो रही सेना के शीर्ष अधिकारियों की गिरफ्तारी। क्या सरकार के खिलाफ विरोधों को दबाने की हो रही है कोशिश? कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने अमेरिका को दिया झटका, बोले यूएस जाने का कोई प्लान नहीं, भरोसेमंद सहयोगियों संग रिश्ते मजबूत करने की कही बात। और चलते चलते में देखेंगे 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना, पानी पर होगी लैंडिंग। तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इजरायल ने गजा पर बड़ा अटैक कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स ने एक के बाद एक 35 एयर स्ट्राइक की, जिसमें अब तक 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 300 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना का कहना है कि वो हमले की योजना बना रहे आतंकवादियों को निशाना बना रही थी। 17 जनवरी को इजरायल और हमास में युद्ध विराम समझौता हुआ था। हालांकि 28 फरवरी को पहले चरण का युद्ध विराम खत्म हो गया था, लेकिन दूसरे चरण के लिए बातचीत चल रही थी। दोनों पक्षों में सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब इजरायल ने इस सीजफायर को तोड़ दिया है। इस युद्ध विराम के लागू होने के बाद यह इजरायल का गजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इसे लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि हमास समूह की तरफ से युद्ध विराम बढ़ाने के अमेरिकी प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद इजरायल ने गजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान फिर से शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इजरायल ने पिछले 2 हफ्तों से गजा में खाना, दवाइयां, ईंधन और अन्य सप्लाई को रोक दिया है और मांग की है कि हमास संघर्ष विराम समझौते में बदलाव को स्वीकार करे। लेकिन जब हमास नहीं झुका तो अब इजरायल ने सीधे हमला बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए चल रही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी और इस वजह से उन्होंने हमलों का यह आदेश दिया था। हालांकि उनके बयान से यह साफ नहीं था कि क्या यह ऑपरेशन दबाव बनाने की रणनीति थी या इजरायल की तरफ से 17 महीने पुराने युद्ध को फिर से शुरू किया जा रहा था। लेकिन एक बात तो तय है कि इजरायल के इस हमले ने मिडिल ईस्ट में कुछ महीनों में बनी शांति को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस पर हमास भी भड़क गया है। हमास ने चेतावनी दी है कि 18 मार्च की सुबह इजरायल के नए हवाई हमलों ने उनके बीच हुए सीजफायर को तोड़ दिया है। इजरायल की इस हरकत ने बंधकों के भाग्य को खतरे में डाल दिया है। हमास के एक अधिकारी ताहिर ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदायों से बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि गजा में तमाम जगहों पर विस्फोटों की आवाजें सुनी जा सकती थी और मिडिल गजा के अलक्सा हॉस्पिटल में एम्बुलेंस पहुंच रही थी। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मोरल टेस्ट हो रहा है। या तो वो इजरायली सेना की तरफ से किए गए अपराधों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की इजाजत दे, या फिर गजा में बेगुनाह लोगों के खिलाफ आक्रामकता और जंग को खत्म करने की प्रतिबद्धता को लागू करे। आपको बता दें कि इससे पहले भी नेतन्याहू कई बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे चुके हैं और अमेरिका ने भी इजरायल को पूरा समर्थन दिया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि इस हमले से पहले भी इजरायल ने अमेरिका से बात की थी। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार गजा को दोबारा बसाने का राग अलाप रहे हैं, वो गजा पर अमेरिकी नियंत्रण की मांग कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वो विश्व में शांति लाकर रहेंगे। अब उनकी ही सहमति से इजरायल गजा में बेकसूरों को निशाना बना रहा है। जो गजा पहले से ही मलबे में तब्दील हो गया है, एक बार फिर इजरायल ने वहां तबाही मचा दी है। इस घटना ने सब तरफ चिंता की लहर पैदा कर दी है कि क्या एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने वाली है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक्शन की। तो शी जिनपिंग ने अपने विरोधियों पर एक बार फिर से सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने के नाम पर जिनपिंग अपने विरोधियों को निपटा रहे हैं। उन्होंने चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। जिनपिंग के आदेश के बाद चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट हे वेइडोंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके अलावा झाओ केशी और फुजियान गुट से जुड़े कई जनरलों को हिरासत में लिया गया है। इन गिरफ्तारियों के बाद दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग सैन्य अधिकारियों के बीच अपने विरोधियों को खत्म करने की मुहिम चला रहे हैं।
जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है वे सेना के रसद प्रबंधन और सैन्य संसाधनों की देखरेख में अहम भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में उनकी इस गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम है या फिर सत्ता संघर्ष का संकेत। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में से कई फुजियान गुट से जुड़े हुए हैं, जो लंबे समय तक शी जिनपिंग का गढ़ रहा है। अब जिनपिंग अपने ही गुट के सैन्य अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि वो किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं करना चाहते। और यह भी कहा जा रहा है कि पश्चिमी थिएटर कमांड के डिप्टी कमांडर समेत कई अन्य अधिकारियों की भी जांच की जा रही है। सैन्य अधिकारियों पर चल रही कार्रवाई से यह बात भी सामने आ रही है कि चीनी आर्मी के अंदर सत्ता का संघर्ष चल रहा है। जिनपिंग के खिलाफ भी सेना में एक गुट तैयार हो गया है, जिससे जिनपिंग परेशानी में पड़ सकते हैं। और यह माना जा रहा है कि पीएलए में इस तरह की कार्रवाइयों से जिनपिंग अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और जल्दी ही कुछ और बड़े स्तर पर सैन्य अधिकारियों की बर्खास्तगी या फिर गिरफ्तारी भी देखने को मिल सकती है। वैसे तो यह कोई पहला मौका नहीं है जब पीएलए में शामिल कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की गई हो। 2023 के आखिरी में अचानक ही जिनपिंग के आदेश पर सेना के 9 वरिष्ठ जनरलों को बर्खास्त कर दिया गया था और तब भी इन जनरलों पर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगाए गए थे। लेकिन बाद में खबर आई कि जिनपिंग की कार्रवाई खुद को बचाने के लिए की गई थी। और अब अगली खबर में बात करेंगे कनाडा की। तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत पेरिस पहुंचे हैं। कार्नी ने सोमवार को कहा कि कनाडा के लिए विश्वसनीय सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करना सबसे ज्यादा अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रहे ट्रेड विवाद के बीच कार्नी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की। 14 मार्च को शपथ लेने के बाद से ये कार्नी की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है और इसके बाद वो लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष किंग चार्ल्स तृतीय के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि ये यात्रा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इस बात पर हमेशा गौर किया जाता है कि शपथ लेने के बाद कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अपनी पहली या शुरुआती विदेश यात्राएं किन देशों की करता है। अमूमन इस सूची में अमेरिका का नाम शामिल होता ही है, लेकिन मार्क कार्नी ने साफ कहा है कि उनका अमेरिका जाने का कोई प्लान नहीं है। कार्नी ने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि फ्रांस और पूरा यूरोप कनाडा के साथ उत्साहपूर्वक काम करे, जो गैर यूरोपीय देशों में सबसे अधिक यूरोपीय है, जो आपकी तरह अमेरिका के साथ सबसे सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वहीं मैक्रो ने कहा कि टैरिफ केवल महंगाई लाते हैं, लेकिन उन्होंने कनाडा पर ट्रंप के हमलों का जिक्र नहीं किया। मैक्रो ने कहा कि हम दोनों का मानना है कि निष्पक्ष व्यापार जो अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान करता है सभी की समृद्धि के लिए अच्छा है और निश्चित रूप से टैरिफ की तुलना में अधिक प्रभावी है। टैरिफ की वजह से महंगाई होती है। कार्नी ने कहा कि अगर ट्रंप कनाडाई संप्रभुता के प्रति सम्मान दिखाते हैं तो वो उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी वॉशिंगटन जाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो जल्दी ही राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात करेंगे। उनकी सरकार ट्रंप के टैरिफ वॉर के मद्देनजर अमेरिका में बने F-35 लड़ाकू विमानों की खरीद की भी समीक्षा कर रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी। बीते दिनों उन्होंने कनाडा से आयातित सामान पर 25% के टैरिफ का ऐलान किया, तो पलटवार करते हुए कनाडा ने भी बिजली पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा है कि उनका स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ पर छूट देने का कोई इरादा नहीं है। अब इन सब के बीच मार्क कार्नी अमेरिका जाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की। तो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 9 महीने से ज्यादा वक्त से अंतरिक्ष में ही फंसे थे, लेकिन अब कल यानी 19 मार्च को सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर कदम रखेंगी। उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव भी 18 मार्च को स्पेस स्टेशन से रवाना हो गए हैं। इस दौरान चारों एस्ट्रोनॉट के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होने के बाद सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी दरवाजा बंद हुआ और 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। यह 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड करेगा। इस सफर में करीब 17 घंटे लगेंगे। नासा की तरफ से इस इवेंट का एक अनुमानित शेड्यूल भी जारी किया गया है, हालांकि इसमें मौसम के कारण बदलाव भी हो सकता है। नासा के मुताबिक 19 मार्च को सुबह 2:41 पर डी ऑर्बिट बनना शुरू होगा, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री होगी और सुबह फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग होगी।
आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स अपनी इस अंतरिक्ष यात्रा के तहत दुनिया में आईएसएस पर सबसे ज्यादा दिन बिताने वाली तीसरी महिला वैज्ञानिक बन जाएंगी। इस मामले में सबसे पहले पायदान पर 328 दिनों के साथ क्रिस्टीना कोच है। वहीं पिगी वीट्स 289 दिनों के साथ दूसरे पायदान पर है। आईएसएस में एक बार में सबसे ज्यादा 371 दिन अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने बिताए हैं। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड 675 दिनों के साथ पिगी वीट्स के पास है। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का रिकॉर्ड सुशान हेल्स और जेम्स वोस के पास है। इन दोनों ने एक बार 8 घंटे 56 मिनट तक स्पेस वॉक किया था और अब सुनीता विलियम्स ने 9 बार स्पेस वॉक किया है। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में बिताए हैं और इस मामले में वे पहले स्थान पर हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।